हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th हिंदी साहित्य में। हमारा दूसरा चैप्टर है गद्य भाग का, जिसका नाम है अमरकांत के द्वारा लिखी हुई कहानी है, जिसका नाम है दोपहर का भोजन, जिसमें दोपहर के भोजन के बारे में बताया गया है कि गरीबी कैसी होती है व्यक्ति की और उनको भोजन के लिए कितना जूझना पड़ता है, जिनके खाने के वक्त के भी लाले, खाने के वक्त पर उन्हें खाना नहीं मिल पाता, खाने के लिए भी उनके लाले पड़ते हैं। और इसमें मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी है और उनके तीन पुत्र और उनके पति के बारे में बताया गया। घर में तीन पुत्र और पति के होते हुए भी उनके कमाई नहीं है, ऐसा इस कहानी में उल्लेख किया गया है। तो हम पढ़ते हैं, देखें। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगर गांव में हुआ था। उनका मूल नाम श्री राम वर्मा है। उनकी आरंभिक शिक्षा बलिया में हुई। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। साहित्य सर्जन में उनकी बचपन से ही रुचि थी। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लेखन प्रारंभ कर दिया था। अमरकांत अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र, जिसका नाम है सैनिक, उसमें संपादकीय विभाग से कार्य आरंभ किया था और यहीं से वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़ गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका तथा दैनिक भारत के भी संपादकीय विभागों में काम किया। कुछ समय तक वे कहानी नामक पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। इनका जन्म सन 1925 में हुआ था। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। वे मुख्यतः मध्यम वर्गीय जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार के रूप में प्रकट हुए हैं। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। आज के सामाजिक जीवन और उसके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त किया है। उनकी शैली की सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है। आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आती है। आंचलिक मुहावरे यानी कि क्षेत्र विशेष से संबंधित, जिसमें ग्रामीण परिवेश में जो मुहावरे प्रयुक्त किए जाते हैं वो, और ग्रामीण परिवेश के शब्दों का प्रयोग उनकी कहानियों में आया है। अमरकांत की कहानियों के शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं किया गया है। वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन वास्तव में चलता है। अमरकांत की मुख्य रचनाएं हैं जिंदगी और जौंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये इनके कहानी संग्रह हैं। सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से ये इनके उपन्यास हैं। अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखा है। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन है, और जिस दोपहर के भोजन कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की गरीबी को बताया गया है। तो देखें, दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती और उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखती है कि गरीबी का एहसास है उसे लोगों तक नहीं पहुंचने देती। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलता है। तो आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। देखिए कहानी दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी हुई है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे यानी कि मटकी से लोटा भर पानी को गट गट करके पी गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया, यानी वो भूखी थी। भूख के कारण उसका जो कलेजा है उसमें पानी लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं ज़मीन पर लेट गई।
लगभग आधे घंटे तक वह वहीं उसी तरह पड़ी रही। उसके बाद उसके जी में जी आया, वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर पड़े अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे हुए और बेजान पड़े थे। उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था और उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। तो जो बच्चा है ये सिद्धेश्वरी का तीसरा लड़का है, जो 6 वर्ष का है और जिसका नाम प्रमोद है, जो एकदम दुबला पतला हो चुका है भोजन के अभाव में। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा और गंदा ब्लाउज डाल दिया और 1 आध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली को निहारने लगी। 12 बज चुके थे, धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी 1-2 व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह वहां खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। 1-2 क्षण बाद जब उसने सिर को किवाड़ से काफ़ी आगे बढ़कर गली की छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का, जिसका नाम था रामचंद्र, धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आ रहा था। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लग गई। वहाँ पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल और चढ़ा हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। यानी उसका बड़ा लड़का है, वो व्यवसाय की खोज में इधर उधर भटक रहा है, उसे व्यवसाय नहीं मिल रहा है। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए और वह वहीं से भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे की व्यग्रता को निहारती रही। सिद्धेश्वरी को डर था कि कहीं मैं मेरे पुत्र को कुछ कह दूंगी और ये उसका गलत अर्थ नहीं निकाल ले। वह नहीं दिखाना चाहती थी कि हम गरीबी में जी रहे हैं। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबराकर उसके पास गई, पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू। लेकिन उसके कुछ नहीं उत्तर देने पर वह डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार भी नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नज़रों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया कि बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। लंबा दुबला पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर झुर्रियाँ। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास कर लिया था कि दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में वह कार्य सीख रहा था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल का और चने की तली हुई तरकारी, ये खाने में था। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा कि मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन, जो सिद्धेश्वरी का बीच का लड़का है। मोहन सिद्धेश्वरी का मझला लड़का था। उसकी उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह न मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है, क्योंकि जो मोहन है उसको पढ़ाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे और मोहन घर से बाहर रहता था, वह भी किसी न किसी काम की खोज में ही रहता था। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा
किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा उसी की बात करता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया, फिर खाने में लग गया। वह काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आँखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। कि माँ ने पूछा कि वहाँ कुछ हुआ क्या, तुम्हें कुछ नौकरी वोकरी मिली क्या? तो रामचंद्र ने कहा सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के एक दो टुकड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर का शब्द सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था? रामचंद्र को पूरे परिवार की चिंता थी। सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार हो गया है, कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊँगा, ऐसा लड़का। पर वह उससे आगे कुछ न बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाना खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद। भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता? ये एक दूसरे से झूठ बोलते हैं क्योंकि उनके घर में खाना कम ही होता है। सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी ही रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाल में रख दिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में उधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास नहीं होकर पान का कोई बीड़ा हो। मझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की तरह दुबला पतला था किंतु उतना लंबा नहीं था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी अपने मझले लड़के से भी, ताकि वह पढ़ने में जुटा रहे। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी, कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी के समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई और वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी और देती हूँ? मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है,
नहीं रे बस, अव्वल तो अब भूख नहीं, कि पहली बात तो अब भूख ही नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही हैं। खैर अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़-सुड़ पी ही रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खसखस घसीटते हुए आए। मुंशी चंद्रिका जो मोहन के पिताजी हैं, और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय कोई जुगाली कर रही हो। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 कैसे लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लग गया था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? सिद्धेश्वरी के समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाना खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला, बाबूजी देवता के समान हैं। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, हैं क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान हैं? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी से पर जैसे नशा चढ़ गया था, उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है, वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था, हमेशा खेलकूद में लगा रहता था। लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था, उसे बर्राक रखता था। बर्राक एक सेकंड। बर्राक शब्द का तात्पर्य होता है याद रखना। उसे बर्राक रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं, प्रमोद को कम समझती हो। यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे। कुछ कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर कर करके खांस कर खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी, और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ लें। पंडुक होता है कबूतर की तरह की एक पक्षी की जाति होती है। सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करें, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था, क्योंकि उनके पति मुंशी जी हैं, उनकी नौकरी छूट गई थी। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खाना खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी से जैसे रहा नहीं गया, बोली, मालूम होता है बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई है। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की कि फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया। सिद्धेश्वरी क्या बातें कर रही है अपने पति से, ताकि वो चुप नहीं रहें, केवल गरीबी को ही नहीं देखें, कहीं उनका दिमाग और भी जाए। मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगाशरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई, लड़का MA पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे कुछ दानों को बंदर की तरह बीन बीन कर खा रहे थे।
सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम, एक रोटी और देती हूँ, अभी बहुत सी बची हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी घूटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है। अन्य और नमकीन चीज़ों से तबीयत ऊब भी गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है। यह कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। मुंशी जी के निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की ज़मीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया। बटलोई होता है, एक छोटा बर्तन होता है जिसमें दाल थी। उस दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे भी पास में खींच लिया। छिपुली होता है खाने का एक छोटा बर्तन, जिसको छिपुली कहा जाता है। रोटियों की थाली को उसके पास खींच लिया। उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी, भद्दी और जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा ही रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए हुए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा ही था, तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे, क्योंकि उसे अपनी गरीबी का पता था कि उनके खाने के भी टाइम पर खाना भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा था। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी हुई थी। अलगनी होती है कपड़े टांगने के लिए बांधी गई रस्सी, जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुँह होकर निश्चिंता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ही नहीं हो, कि उनके पति का काम अभी बाकी था। अभी उनके पति का काम छूट चुका था और ऐसे लग रहा था जैसे उनका काम अभी जारी है और उनको काम की तलाश में कहीं नहीं जाना हो। तो इस कहानी में गरीबी के बारे में बताया गया है कि गरीबी व्यक्ति को किस प्रकार से कहाँ तक ले जाती है। कहानी का उद्देश्य है गरीबी का चित्रण करना, बेरोजगारी का कुपरिणाम बताना और संघर्ष की प्रेरणा देना। ये कहानी के मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। और कहानी का जो शीर्षक है बहुत ही उचित शीर्षक है, क्योंकि सिद्धेश्वरी का परिवार बहुत ही गरीब है। घर के सदस्यों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। घर के जो पुरुष हैं वो बेरोजगार हैं। सभी लोग दुखी रहते हैं, लेकिन सिद्धेश्वरी उनके दुख को बढ़ाना नहीं चाहती, बल्कि उनके इर्द गिर्द ऐसी बातें घुमाती रहती है जिससे कि परिवार में शांति बनी रहे। और वह जहाँ कहीं आवश्यकता हो झूठ बोलने की भी कोशिश करती है। बहुत ही सरल और सीधी भाषा में लिखी गई कहानी है और परिवार के मध्यम वर्गीय स्थिति को दर्शाती है। अगला अध्याय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।